नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है ग्राम सभा, जिसमें आज क्वेश्चन हमारा संघवाद लेसन चल रहा है, जिसमें आज क्वेश्चन हमारा है ग्राम सभा क्या होती है और ये क्या कार्य करती है। तो गांव के सभी बालिग व्यक्तियों की सभा, बालिग कौन से, जिनको वोट डालने का अधिकार होता है उनको बालिग कहा जाता है, उनकी सभा को हम ग्राम सभा कहते हैं। और ग्राम सभा ही सरपंच और पंचायत का चुनाव अपने वोट डालने के अधिकार के द्वारा करती है। बालिग लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है, तो जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वो वोट डालकर गांव के सरपंच और जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव अपना वोट डालकर करती है। इसके अलावा दूसरा काम है इनका, सरपंच ग्राम सभा में पंचायत का बजट पेश करता है कि ग्राम सभा की बैठक होती है साल में कम से कम एक, और उस बैठक में जो सरपंच है वो गांव के अंदर कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ खर्च किया, उसके ऊपर चर्चा करता है। इसके अलावा ग्राम सभा के अंदर गांव में किए जाने वाले विकास कार्यों के बारे में निर्णय लेती है कि गांव में और काम क्या करवाना है, हमें कौन सी सड़क बनवानी है, कहाँ पर क्या नालियाँ बनवानी है, ये निर्णय भी ग्राम सभा के अंदर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर जो ग्राम सभा में जो गांव के लोग हैं वो पंचायत से किसी विषय के ऊपर अगर उनको क्वेश्चन करना है, या आपने वो सड़क वहाँ कैसे बनाई, क्या मतलब किसी भी संबंधित पंचायत से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो ग्राम सभा के सदस्य पंचायत से वो प्रश्न पूछ सकती है। स्थानीय जो सरकार है उसका महत्व क्या है। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ कई जाति, भाषा, धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ स्थानीय सरकार का कई कारणों से महत्व है। जैसे कल भी मैंने बताया था कि स्थानीय हितों से संबंधित कोई मुद्दा है उसको वहाँ के लोग अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। मैंने कल आपको सिंपल तरीके से बताया था, अभी गांव में क्या समस्या है ये गांव के लोग अच्छे ढंग से जानते हैं। जैसे गांव में पानी का प्रबंध करना है, सड़कों की सफाई करनी है, रोशनी का प्रबंध करना है, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस समस्या को अच्छे ढंग से समझते हैं और स्थानीय सरकार ही इन समस्याओं का सही ढंग से निपटारा कर सकती है। तो इसलिए स्थानीय सरकार का बहुत बड़ा महत्व है। स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्य करने से लोगों को स्थानीय सरकार के बारे में जानकारी मिलेगी कि गांव का सरपंच है, मेंबर है, जब ये काम करेंगे तो उनको राजनीति के बारे में कैसे कार्य किया जाता है, इन चीज़ों की नॉलेज बढ़ती है, जानकारियाँ बढ़ती है। और स्थानीय कार्य स्थानीय सरकार द्वारा अब किसी गांव में कहाँ पर क्या काम करना है, एक तो वहाँ के लोगों को अच्छे ढंग से पता होता है, दूसरा स्थानीय सरकार है वो काम कम लागत पर और अच्छे ढंग से कर सकती है क्योंकि उनको पता है ये काम कैसे हो सकता है और कैसे इसमें बचत निकाली जा सकती है। तो स्थानीय सरकार का बहुत बड़ा महत्व है। क्या आप सोचते हैं कि भारत में संघवाद मौजूद है? तो जी हाँ, हम कह सकते हैं भारत में संघवाद है, क्योंकि अगर भारत में संघवाद मौजूद है तो दो कारण है इसके। एक तो संघीय सिद्धांत संवैधानिक प्रावधान द्वारा, दूसरा कारण है भारतीय राजनीति में लोकतंत्र। एक तो भारत में लोकतंत्र है, तो जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर ये चीज़ मान के चलो संघवाद है। दूसरा जो हमारा संघीय सिद्धांत है, जो हमारे संविधान के अंदर जो चीज़ें दी गई है, संविधान में संघवाद का साफ तौर पर वर्णन किया गया है और इन दोनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में संघवाद है। इसके अलावा जो नए नए प्रदेश अपने लगातार राज्य का दर्जा मांगते हैं और केंद्र ने भी कई क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिया भी है, जिसे छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया गया, उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया, झारखंड को अलग राज्य बनाया गया, तो ऐसा वहीं संभव होता है जहाँ संघवाद होता है। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? संघीय व्यवस्था सही ढंग से तभी चलेगी जब एक तो पावर का उचित बंटवारा होगा, शक्ति का उचित बंटवारा होगा, दूसरा राज्यों का सही ढंग से निर्माण किया जाएगा, केंद्र और राज्य के संबंधों में हमेशा ही अच्छे संबंध बनाए रखा जाए और विकेंद्रीकरण, शक्तियाँ का ऊपर से नीचे तक विभाजित
करके ही हम संघीय व्यवस्था को सही ढंग से चला सकते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? तो सत्ता का केंद्र राज्य स्थानीय सरकार में विभाजन करना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। प्रत्येक क्षेत्र के लोग अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें निर्णय लेने में भागीदार बनाना चाहिए। सभी जो हमारे सरकार के स्तर है सबको सत्ता का इक्वल बंटवारा मिलना चाहिए, तब इसको हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ग्राम पंचायत का संक्षिप्त में वर्णन। गांव में पंचायतें होती है। एक गांव ये गांव के समूह में जिनकी संख्या 200 से कम ना हो, कम से कम एक ग्राम सभा बनती है और गांव को प्रत्येक वयस्क नागरिक होता है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा एक कार्यकारी परिषद होती है जिसको हम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत का आकार सदस्यता के अनुसार, यानी कि ग्राम पंचायत का आकार जो ग्राम पंचायत में जो मेंबरों की संख्या होती है, तो एक ग्राम पंचायत में कम से कम 5 मेंबर और अधिक से अधिक 31 मेंबर तक हम उसके अंदर बना सकते हैं। और एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच बनेगा। मेंबरों की संख्या 5 से लेकर, वो जनसंख्या के आधार पर होगा, जनसंख्या के आधार पर मेंबरों की संख्या है वो 5 से 31 तक हो सकती है। ऐसे हमारी ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। आगे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे संघीय व्यवस्था की विशेषता बताने। क्या होता है संघवाद में? तो संघवाद में हमने पीछे पढ़ा है, एक तो 2 प्रकार की सरकार होती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार क्या करेगी? राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करेगी। राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य समस्याओं का समाधान करेगी। इसमें केंद्र और राज्य के बीच में सत्ता अलग अलग बंटी होती है। संपूर्ण देश के लिए एक सरकार होती है जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, और अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें होती है। दोनों ही सरकारों में शक्तियाँ बंटी होती हैं। संघवाद में ये बात इसने बताई, संघवाद में विधायिका 2 स्तर की होती है। संघवाद में जो हमारी विधान पालिका होती है उसमें 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा में जो सदस्य होते हैं और जनता चुनकर भेजती है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो राज्य की तरफ से चुनकर जाते हैं। तभी तो इसने क्या बताया है, एक सदन तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व का मतलब कि जो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो राज्य की तरफ से चुनकर जाते हैं, इसलिए राज्यसभा क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के प्रतिनिधियों को जनता चुनती है, तो लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संघवाद में 2 प्रकार की सरकार होती है, दोनों ही जनता एक ही है। अब हरियाणा, मान लो हरियाणा है, हरियाणा पर केंद्र सरकार भी शासन करती है, हरियाणा पर राज्य सरकार भी शासन करती है। सरकार 2 है, जनता वही है जिस पर दोनों सरकारें शासन करती है। सरकार के हर एक स्तर में अपनी अपनी शक्तियाँ होती है। राज्य सरकार को अलग शक्तियाँ हैं, केंद्र सरकार को अलग शक्तियाँ हैं, जिसके अनुसार वो अपना शासन चलाती है। प्रत्येक स्तर की शक्तियाँ, किसको क्या शक्तियाँ हैं, संविधान में साफ साफ लिखी है। केंद्र सरकार को क्या पावर है, राज्य सरकार को क्या पावर है। कोई भी सरकार अपनी सीमा को पार नहीं कर सकती। संविधान के बदलाव की बात करें तो अकेली ना तो केंद्र सरकार संविधान को बदल सकती, ना राज्य सरकार संविधान को बदल सकती। दोनों सरकारों की इच्छा और 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से जब संविधान से संबंधित जो संविधान से संशोधन से संबंधित विधेयक जब पास होगा तभी संविधान में बदलाव किया जा सकता है। संघवाद में जो न्यायपालिका होती है वो संविधान का रखवाला कहती है। कल भी मैंने आपको बताया था कि न्यायपालिका संविधान का रखवाला कहते हैं। न्यायपालिका क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर दोनों सरकारों के बीच में मतभेद हो जाए तो उच्चतम न्यायालय उसका निपटारा करेगी, उस मतभेद को दूर करेगी। इसके अलावा अगर विधानपालिका कोई ऐसा कानून बना देती है जो संविधान के खिलाफ है तो फिर न्यायपालिका उस कानून को रद्द भी कर सकती है। संविधान में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन सा स्तर वित्त का प्रबंध कहाँ से करेगा, धन का प्रबंध। केंद्र सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, राज्य सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, ये चीज़ संविधान में
साफ साफ लिखी हुई है। संघवाद में न केवल देश की एकता बढ़ती है बल्कि एक क्षेत्रीय अलगावपन नहीं होता, क्योंकि सबको जब पावर शेयर हो जाएगी तो कोई अपने आप को अलग नहीं समझेगा, देश में एकता बढ़ेगी, देश की एकता मजबूत होगी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, चलो बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, कल लेसन हमारा कंप्लीट करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। और इसमें लिखने का काम आपका है, ये जो संघवाद की जो विशेषता बताई है इसमें 5 विशेषता आप लिखोगे, संघवाद की 5 विशेषताएं आप लिखोगे, ये आपके लिखने का काम है। बाकी पूरा लेसन पीछे से भी पूरा अच्छे ढंग से आप रिवीजन करोगे, बाकी लेसन है वो हम कल आगे करेंगे। धन्यवाद।